एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईवीएस की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देख लेना, एग्ज़ाम तक आप सभी के इतने सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे ना कि आपको खुद यकीन हो जाएगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब हमने बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होती है। और इसीलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। जितने मेरे पास क्वेश्चन है, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं कराती रहूँगी। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हो तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मन नहीं करता अगली वीडियो बनाने का, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आते हैं। ऐसा लगता है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है। सारी चीज़ें मुझे लिखना पड़ता है दोबारा से, आप देख भी सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, अगर आपने ईवीएस को अगर ये तैयार कर लिया इसमें, क्योंकि आपको पता है ना, बहुत से लोगों को लगता है कि ईवीएस में केवल पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता है। जी नहीं, आपको अब जो है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले साल का पेपर उठा के देखना, अब आपको साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ ईवीएस का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अभी देखो सीटेट में भी ऐसा ही पैटर्न हो चुका है, तो अब इससे आप भाग नहीं सकते हो। तो अगर आपने ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट किया है तो ये आपको केवल एक एग्ज़ाम में नहीं, आपको यूपी टेट में, आपको सुपर टेट में, आपको केवीएस में, जो आगे आने में जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी ईवीएस पूछता है, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए, तो अपना सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखो। जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे क्लास के बाद भेज देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन हो सकते हैं। सीडीपी की क्लास हमेशा 7 बजे होती है, तो वो भी आप देख सकते हो। और आज से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। और अगर आपने यूपी टेट, सुपर टेट, बाकी जो एग्जाम्स के देखा होगा, सी टेट का नहीं, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का होता है ग्रामर, बहुत प्योरली ग्रामर पूछता है। तो मेरे पास पूरा ग्रामर का कंटेंट है, मैंने पूरा अपने तैयारी के समय पर बनाया हुआ था। सेम उसी में से मेरे सारे ग्रामर के क्वेश्चन फंसे थे, वो भी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर देता है ना। वन लाइन में लिखा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे पूछता है वो भी बताऊंगी। पहला लिखा है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये क्या है, तो ये है आग्नेय चट्टान। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है। वो आपसे पूछ लेगा ऐसे, देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। पहले ये क्वेश्चन बना देगा कि आग्नेय चट्टान इसमें से क्या है, तो ग्रेनाइट भी लिखा रहता है, मार्बल भी लिखा रहता है, निस्ट भी लिखा रहता है, नीस भी, मतलब चूना पत्थर लिखा रहेगा, बेसाल्ट, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी और हमें समझ में नहीं आता है। तो ये आप कर कैसे पाओगे, जब आप ज़्यादा जो है इसका रिवीजन किए रहेंगे। ठीक है, तो अगर पूछे ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, तो आग्नेय चट्टान है। और उल्टा भी पूछे कि आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, तो आप ग्रेनाइट अगर ऑप्शन में है या बेसाल्ट है तो आप उसके साथ जाना। अब ये आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है ये भी पूछ सकता है, तो ज्वालामुखी से निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप सही करते हैं तो आपके अच्छे ही नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, अवसादी चट्टान। अब ये भी जैसा पहला पूछा था ना वैसे पूछेगा। सबसे पहले अवसादी चट्टान जो होते हैं ना, वो परतदार चट्टान होते हैं। परत बहुत सारे परतों से बना होता है, परतदार चट्टान है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है चूना पत्थर, डोलोमाइट। अब आपसे कैसे पूछेगा वो देखिए, क्वेश्चन में पूछेगा कि चूना पत्थर जो है वो क्या है, अवसादी है, आग्नेय है, कायांतरित है। मतलब आग्नेय है कि अवसादी है कि कायांतरित है, तो आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। सब ऐसे ही घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए पूरी लाइन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अवसादी चट्टान हमारा चूना पत्थर है और डोलोमाइट है। या उल्टा भी पूछे कि चूना पत्थर कौन सा है, तो आप बताना अवसादी चट्टान है। ठीक है, चलिए। और ये पिछले साल भी पूछा था। इसके एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है, और जो क्वेश्चन अब कंफर्म होता है ना, उससे हमको छोड़ना नहीं चाहिए कि यार ये बहुत टफ लग रहा है। नहीं, 100% श्योरिटी है इस क्वेश्चन की आने की, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये मैं खुद बोल रही हूँ। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस से पेपर उठाइए, क्योंकि वही हमारे पास एक यंत्र होता है, वही हमें बताता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कायांतरित चट्टान, अब ये क्या होता है ये सुनिए। देखिए, जो कायांतरित चट्टान होता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है, मतलब ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों का जो रूप होता है ना, परिवर्तित होकर, मतलब चेंज होकर बनता है कायांतरित। कायांतरित का मतलब परिवर्तित रूप किसका, आग्नेय चट्टान का और अवसादी चट्टान का, जो दोनों का रूप जो चेंज होकर बनता है वो बनता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो करके बनाया है, सो दैट अगर आप पीडीएफ से पढ़ें यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आ जाए कि किसका रूप परिवर्तित होकर बना है इन दोनों का। ठीक है, अवसादी और आग्नेय।
अब आपसे पूछेगा कि निस्ट क्या है, मार्बल क्या है। अच्छा, जब मार्बल आता है तो बहुत से लोग पता है क्या लगाकर चले आते हैं, मार्बल मतलब संगमरमर। किसका एग्जाम्पल है, तो बहुत से लोग जो है आग्नेय चट्टान लगाकर चले आते हैं। ये गलती नहीं करना, ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि मार्बल लिखा रहेगा तो पता है बहुत सारे मार्बल लिखा रहेगा तो ऑप्शन में कायांतरित चट्टान रहेगा, अवसादी रहेगा, आग्नेय रहेगा, एक और रहता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें से होगा क्या आखिर में। अगर आपको याद नहीं है, तुक्का लगा के आओगे, तुक्का गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है मार्बल और जो निस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये निस्ट अब एग्जामिनर बहुत पूछता है, ये कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, पीडीएफ जो भेजती हूँ आप नोट्स बनाइए, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। चलिए, अब ग्रेनाइट किससे बनता है, तो याद रखना नीस से बनता है, नीस। ठीक है, ग्रेनाइट किससे बनता है ये पूछ सकता है, और इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जहाँ पे ट्रिक जरूरत होती है। ग्रेनाइट में देखिए 9 आ रहा है, अब ये सोचोगे कि चूना में भी 9 आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको एक तो याद रहेगा तो दूसरा तो अपने आप से कर लोगे ना। तो ग्रेनाइट में जो 9 आ रहा है, तो इसे याद रखिए नीस से बनता है। मैंने भी इसको ऐसे ही याद रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। और अभी मैं चूना पत्थर का भी ट्रिक बताती हूँ, जैसे मैंने याद रखा था। इससे क्या होता है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो 1 टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रटने पे बेस्ड होता है। और रटने वाली चीज़ें अगर आप उसको ट्रिक से नहीं याद करोगे तो इतनी सारी चीज़ें कैसे दिमाग में रहेगा। तो ग्रेनाइट का 9 से याद रखना, नीस, 9 से नीस, तो कभी भूलेगा ही नहीं। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तुरंत सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है, नीस से बनता है। अब चूना पत्थर का एग्जाम्पल देखिए। अब ये बताओ, चूना पत्थर, पत्थर में रॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मार्बल में भी यहाँ पे रॉ है। अगर आप मार्बल को हिंदी में ऐसे लिखते हो ना, देखो मार्बल, मार्बल बोलने में भी तो रॉ का साउंड आ रहा है, और चूना पत्थर, पत्थर में भी रॉ आ रहा है, आप देख रहे हो। तो इसमें भी आप इससे याद रख सकते हो, चूना पत्थर मार्बल, दोनों का देखो ना, एक तरह से अगर हम राइमिंग देखें तो बन रहा है चूना पत्थर मार्बल, मार्बल। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, बस कैसे भी याद करो। ये ट्रिक मैंने आपको बताया, आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखो, इसको भी मैं ट्रिक से बताती हूँ, मैंने भी ट्रिक से याद रखा है। बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है सिस्ट से बनता है। आप देखिए ना, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, ये तो आसान हो गया। देखा आपने, आपने ट्रिक से याद किया, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। एक बार देख लेते हैं, ग्रेनाइट में 9 है तो नीस से बनता है, 9 नीस, ग्रेनाइट नीस से बनता है। चूना पत्थर में रॉ है तो मार्बल बनता है इससे। बेसाल्ट में 100 है तो सिस्ट बनता है। ये तीनों आपको याद हो गया, कभी नहीं भूलेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। देखिए त्रिवेद, अच्छा त्रिवेद जब भी नाम याद आता है तो हमें हमें लगता है, क्योंकि देखो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये आपको वेद बचपन से पढ़ाया गया है, 4 वेद। बट जब हम त्रिवेद का बात करते हैं तो त्रिवेद में 3 होता है। अब इस 3 में ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, और आपको पता है अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है। आगे मैं आपको इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, बट फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा त्रिवेद में कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि त्रिवेद में कौन कौन सा है। उसमें पता है लिखा था कौन सा नहीं है, तो ऋग्वेद था, और सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था एग्जाम्पल में। अब आपको पता नहीं हो तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपने 4 वेद पढ़ा है। तो याद रखना ये 3 है, ये 3 शामिल हैं, बट अथर्ववेद जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, 10 मंडल हैं। 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। चलिए, अब ये है बीमारियों का, और आपको पता है कि साइंस है आपके में, आपको साइंस पढ़ना ही है। सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाइटमिन्स, किसे कौन सा रोग होता है वो मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी, बट फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा था ना कि टाइफाइड जब हो जाता है किसी भी मनुष्य को तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये अंग प्रभावित वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो मैंने सारी बीमारियों से रिलेटेड नोट कर लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए ट्रिक के साथ, जैसा कि आप थंबनेल पे देखेंगे कि ट्रिक के साथ आपको पढ़ना है। अब आप बताओ, जब आंत से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो आपको पता होगा ना कि ये कौन सी बीमारी का हिस्सा है। तो इसी वजह से टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है आंत। आंत जो जब टाइफाइड हो जाता है तो उससे जो आंत होता है वो प्रभावित होता है। वैसे ही डायरिया, डायरिया जब होता है, जब डायरिया भी बीमारी है उससे वो होता है तो क्या प्रभावित होता है, आंत। मियादी बुखार होता है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो भी आंत होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, ये तीनों मैंने क्यों साथ में रखा, क्योंकि तीनों बीमारियों से जो है हमारा आंत जो है वो प्रभावित होता है। तो आप इन तीनों को एक साथ याद करो, क्योंकि एक साथ याद करने से क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर डायरिया भी पूछेगा तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ मैंने पढ़ा था कि डायरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे डायरिया हो, चाहे मियादी बुखार हो, इन तीनों से आंत प्रभावित होता है। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना क्योंकि पूछता है। अब ये देखिए मलेरिया, मलेरिया आपको पता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, और प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गया,
जो भी जितने भी जो होते हैं बीमारी, उनका पूछता है कि किसके वजह से होता है ये। तो ये अभी मैंने मलेरिया का रखा है, बट मैं आपको बाद में जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इन सभी से रिलेटेड, प्रोटोजोआ, इन सभी से रिलेटेड ट्रिक्स लेकर आऊँगी, ताकि आप 10-10 बीमारियों के नाम उस ट्रिक से याद रखें, क्योंकि ये पूछता है। और एक चीज़ और बताओ, ये इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है, ये पूछेगा ही आपसे। तो आपको फिर इस टॉपिक को एकदम कंप्लीट करना है। चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि मेरे ही चैनल से आपको सब कुछ फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, मलेरिया जो है वो याद रखना प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, बट कौन सा प्रोटोजोआ ये पूछता है, तो वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। होता किससे है, तो वो है मादा एनाफिलीज, मच्छर के काटने से। आपको पता है ना, मादा एनाफिलीज पूछेगा कि कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो वो है मादा एनाफिलीज। ठीक है। इसमें क्या होता है, मलेरिया किसी को हो जाता है, जैसे आपने ऊपर देखा कि टाइफाइड में क्या हो जाता है, हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। वैसे ही जब मलेरिया होगा तो उससे क्या प्रभावित होता है, उससे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। आरबीसी प्रभावित होता है जब मलेरिया किसी को होता है। अब इसको ट्रिक से याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग याद नहीं रख पाते हैं। जो लोग याद रखेंगे सही है। मलेरिया में देखो र आ रहा है, र, और आरबीसी में भी क्या है, र। आप देख रहे हो, तो दोनों से क्या प्रभावित होता है, इस नाम से आपको याद रहेगा ना। आर मलेरिया में र है, तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा, हाँ आरबीसी प्रभावित होता है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तो आरबीसी प्रभावित होता है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा था एग्जाम में कि आरबीसी का जो है, इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था। बहुत लोग गलत करके आए थे, क्योंकि उन्होंने बस इतना ही पढ़ा था। देखिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एरो बनाकर लिखा है, ताकि एक साथ याद रहे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, ऑप्शन में लिखा था प्लीहा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अच्छा, प्लीहा भी कभी कभी स्प्लीन, हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ, स्प्लीन भी लिखा आ सकता है आपको हिंदी में ही, दोनों जगह। तो याद रखना, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा या फिर स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। जैविक घटक किसे कहते हैं, सजीव को बोलते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं, निर्जीव को बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है वो सुनिए। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके एग्जाम्पल में दिया रहेगा वनस्पति, जीव जंतु, अपघटक, और एक एग्जाम्पल देगा वायु। अब आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है वनस्पति और वायु, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपघटक के साथ चले जाते हैं, फिर वहाँ पे नंबर 0 हो जाता है। ये गलती नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि सजीव क्या है। जैविक घटक का मतलब सजीव, जिसमें वनस्पति है। वनस्पति भी तो सजीव है ना, अपना खाना बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये सजीव होते हैं, वनस्पति। ठीक है, जीव जंतु तो आप आराम से रिलेट कर सकते हो। अब घटक, ये भी सजीव होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये भी सजीव होते हैं। तो अगर आपको इतना पता है तो आप आराम से इसमें डिफ्रेंशिएट कर लोगे। बट अजैविक घटक भी पता होना चाहिए, ये होता है निर्जीव। जो वायु होता है ना, वो सजीव नहीं होता, वो निर्जीव होता है। जो मृदा मतलब मिट्टी, जल, सूर्य, ये भी क्या है, निर्जीव हैं। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि सूर्य जो है सजीव है, वो सूर्य को सजीव मान के जैविक घटक करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा जैविक घटक इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, अजैविक घटक इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। चलिए, सर्वप्रथम क्वेश्चन अगला है कि सबसे पहले समूह में रहना आरंभ कब से स्टार्ट हुआ था। मतलब कब जो है लोग, जो आपको पता नहीं स्टार्टिंग से किस काल में, ऐसा पूछता है कि कब जो है सब जो लोग हैं वो ग्रुप में, समूह में रहना आरंभ किए, तो वो है पशुपालन काल में। ठीक है, पशुपालन काल में समूह में रहना जो है स्टार्ट हुआ था। और एग्जाम्पल में आपको मैं बताना चाहूँ, सॉरी, ऑप्शन में पशुपालन भी दिया जा सकता है, कृषि भी दिया जा सकता है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन काल में समूह में रहना स्टार्ट हुआ था। इसको ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर स है समूह में, यहाँ पे पशुपालन में श है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो जिसको याद करने में दिक्कत आती है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये तो समूह में था, बट सर्वप्रथम पर्यावरण में हस्तक्षेप किस काल में हुआ। हस्तक्षेप का मतलब पर्यावरण में से काम करना। ठीक है, मतलब जैसे कि पहले के लोग, आपको पता है कि उनको कृषि का उतना अनुभव, कृषि के बारे में नहीं जानते थे, बट फिर उन लोगों ने क्या किया, जीवन यापन के लिए अपने खुद के लिए कुछ चीज़ें बोना स्टार्ट किए। तो वो क्या है, वो पर्यावरण में हस्तक्षेप है। तो किस काल में हुआ था, तो ये तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, आराम से याद हो सकता है। पर्यावरण में हस्तक्षेप जो है वो कृषि काल में हुआ था, जीवन यापन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो वो है गिद्ध।
ठीक है, याद रखना पृथ्वी का सफाई कर्मी जो है गिद्ध को कहा जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो कि आप पहली बार देख रहे होगे या फिर आपको भूल चुका होगा और अभी आपका रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा डिजिटल GK क्लासेस पे। ठीक है, तो आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी अब, और शाम को 7 बजे आपका CDP का क्लास होता ही है, तो चैनल से जुड़े रहो। बहुत जल्द हम लोग ये पूरा अपना सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप उसके बाद से प्रैक्टिस होगा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।